हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो काफ़ी दिन से मेरी रडार पे था, बट समहाउ स्टॉक को मैं डिटेल में स्टडी नहीं कर पा रहा था। टेलीग्राम जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं वो ऑलरेडी समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। एंड जस्ट इन केस आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ एंड बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले मार्केट्स देखते हैं। एफ आई आईज की अगेन 1244 की सेलिंग हुई नेट में। डी आई एस 1200 करोड़ के आसपास बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओवरऑल ठीक था, बट एक दो दिन से ये देखने मिल रहा है कि एफ आई आईज की जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम हो रहा है सेलिंग का, बट स्टिल अभी कुछ कहना मुश्किल है अभी। बट समहाउ क्योंकि इंडियन मार्केट्स काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड हो गए हैं अभी, तो उम्मीद तो ये है कि एफ आई आईज जल्दी ही वापस आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एफ आई आईज का डेटा देखने के लिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ के, या एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए। उसके बाद ब्रॉड मार्केट इंडिसेस देखते हैं। निफ्टी 50.11% अप था, डाउन में चल रहा था, बट लास्ट में ओवरऑल फ्लैट पे या हल्का फुल्का पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है। मिड कैप 100.29% अप था, स्मॉल कैप 0.34% डाउन था। ओवरऑल अभी मार्केट्स कंफर्टेबली प्लेस्ड हैं, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है। कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मार्केट्स लग रहे हैं। जब तक 16,000 समथिंग या 16,200 को जब तक मार्केट्स बहुत स्ट्रांगली क्लोज नहीं करता तब तक ये नहीं बोल सकते कि नेक्स्ट बुल रैली के लिए मार्केट्स तैयार है। बट एट द सेम टाइम जब तक 15,183 जो लास्ट टाइम लो बनाया था उसको तोड़ के जब तक मार्केट्स नीचे नहीं जाता तो ये भी नहीं सोच सकते कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा अब गिरावट आने वाली है। क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड हैं अभी, तो उतनी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग्स रेशियो 19.61 है, स्मॉल कैप का 18.82 है। तो अदरवाइज कहीं ना कहीं जो मीडियन प्राइस अर्निंग्स रेशियो रहता है ओवरऑल मार्केट्स का या ब्रॉडर इंडेसेस का, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है। तो मार्केट्स कंफर्टेबली प्लेस्ड लग रहे हैं अभी। जैसा आप देख सकते हैं आज गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बट समहाउ मार्केट्स एंड में रिकवर करके हल्के फुल्के पॉजिटिव पे ही क्लोज होते हैं। लो बनाया था 15,710 का एंड हाई बनाया था 15,892 का। उसके बाद अगर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने को ट्रैक में रखना होता है, इनफैक्ट ये सब चीज़ें अपने बुल मार्केट्स में फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये रेलिवेंट है या ऐसे लगता है कि मार्केट्स तो बढ़ी रहे हैं और हम लोग क्या सीखें। बट कहीं ना कहीं जो बेयर मार्केट्स होते हैं या जब मार्केट्स प्रेशर में होते हैं तो काफ़ी चीज़ें अपने को देखनी पड़ती हैं। ये सोचना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्केट्स बढ़ नहीं पा रहे। तो एक उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स का। ये अभी आप देख सकते हैं $106 या 106 के या 105 क्रॉस कर चुका था हाई पे, बट अभी अराउंड 104.55 है, तो काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। बट स्टिल 104 के नीचे चला गया था। आज थोड़ा राइज देखने को मिल रहा है इसमें। एज लॉन्ग एज 105 के नीचे है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि डॉलर जब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाता है अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, तो ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स में रिस्क सेंटिमेंट कम हो गए हैं। वो लोग डॉलर को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि डॉलर को सेफ हेवन माना जाता है। उसके बाद क्रूड ऑयल का प्राइस देखते हैं। ये $105 से एक बार नीचे चला गया था, तो वहाँ काफ़ी अच्छा हो गया था, बट अभी वापस 2-3 दिन से राइस देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स अच्छे खासे होते हैं। बट स्टिल हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन इतना मायने नहीं रखता है, एज लॉन्ग एज $110-115 तोड़ के ऊपर ना चला जाए। उसका जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो है फीएम इंडस्ट्रीज़। ये काफ़ी दिन से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, स्मॉल कैप स्टॉक है, बट समहाउ मैं इन्वेस्ट करना चाहता था, बट समहाउ विदाउट डिटेल में स्टडी किए बिना इन्वेस्ट करना रिस्की हो जाता है, स्पेसिफिकली तब जब कंपनी बहुत मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। और जैसा आप जानते हैं मैं मोस्टली बहुत यूनिक स्टॉक्स कवर करता हूँ अपने चैनल पे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जितने भी स्टॉक्स मैं कवर कर रहा हूँ उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको फ्यूचर में एटलीस्ट इन अ फ्यू ईयर्स टाइम काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे। बट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर कि ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग खुद अपनी स्टडी करिए। तो ये फाउंड हुई थी, या कंपनी वाज फाउंडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड 1989 बाय मिस्टर जेके जैन। इनफैक्ट ये फैमिली ओन बिजनेस ज़्यादा है, फैमिली का अच्छा खासा स्टेक है इसमें जो जैन फैमिली है। उसके बाद अभी ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ऑटोमेटिव लाइटिंग एंड सिग्नलिंग इक्विपमेंट है, रियर व्यू मिरर्स हैं। बेसिकली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें अच्छा खासा फोकस है इस कंपनी का। और अपने इसने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफाई किया है। स्पेसिफिकली फोकस इसका एलईडीज़ में है, और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के साथ साथ अब ये इंडोर एंड आउटडोर एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर रही है। और उसके बाद
जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जैसे बसेस में हो, ट्रेन्स में हो, आजकल पहले तो मैनुअल्स होते थे, या तो जैसे मुझे याद है बचपन में ट्रेन में पहले स्पेसिफिकली बसेस में जैसे आगे एक पट्टा लगा दिया जाता था जिससे बस की इंफॉर्मेशन रहती थी कि कहाँ जा रही है बस या बस का नंबर क्या है। बट अभी आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा बसेस अब इलेक्ट्रॉनिक वे में कंडक्ट हो रही हैं, इन द सेंस कि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है बस से रिलेटेड, जैसा आप देखते हैं सामने जो एलईडीज़ लगी होती हैं वो ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद सेगमेंट्स ये मोस्टली ऑटोमोटिव सेगमेंट में काम करती है। अभी इसने एलईडी सेगमेंट में भी अच्छा खासा फोकस है इस कंपनी का। स्पेसिफिकली जैसे ऑटोमोटिव सेगमेंट्स में हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स और काफ़ी ज़्यादा टेलविंड्स आ रही हैं इस सेक्टर में, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। स्पेसिफिकली जो टू व्हीलर्स हैं उसमें अपने जानते हैं अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अच्छा खासा फोकस हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज अच्छा खासा काम कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। ऑब्वियसली कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो हमेशा थोड़े बहुत हिकअप्स आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैलेंजेस ओवरकम नहीं होंगे फ्यूचर में। ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म में हमेशा चैलेंज आएगी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी हो, बट ओवर द लॉन्ग रन जैसे जैसे बहुत सारी कंपनीज काम करेंगी, डिमांड बढ़ेंगी, वैसे वैसे जो इनिशियल हिकअप्स हैं वो ओवरकम करके अच्छी खासी डिमांड रहने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो उसमें मैं डैम श्योर हूँ। तो उसके बाद बट ये एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन सी कंपनी सक्सेसफुल होगी ये कहना मुश्किल है, बट इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, इन द सेंस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई भी हो, बट ज़्यादातर जो कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस कर रही हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं बैक एंड प्रोडक्ट्स, जैसे एलईडी लाइट्स हो गई, प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, वो कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें फीएम इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा खासा होल्ड है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जब ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव्स पे काम कर रही हैं, ये कंपनी जो फ्यूचर ईवीज़ है उसमें अच्छा खासा फोकस कर रही है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर इस कंपनी का काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं टू व्हीलर्स में होंडा, टीवीएस, यामाहा, जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं सब हैं इसके पास। फोर व्हीलर में अभी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं है, बट फोर व्हीलर में भी ठीक ठाक क्लाइंट्स हैं इसके पास। रेवेन्यू ब्रेकअप अपने देख सकते हैं, ऑटो लैम्प, अभी जो ऑटो एलईडी लैम्प है इसका कहीं ना कहीं जो शेयर है वो बढ़ने वाला है ओवरऑल रेवेन्यूज़ में। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स डोमेस्टिक से अच्छी खासी इसकी रेवेन्यू आती है। उसके बाद टू व्हीलर्स से जैसा आप देख सकते हैं 96% इसका जो रेवेन्यूज़ है वो टू व्हीलर से ही आता है। बट जैसे जैसे फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो करेगी, आई एम डैम श्योर कि फोर व्हीलर्स पे भी इस कंपनी का अच्छा खासा फोकस इंक्रीज होगा। एंड टू व्हीलर्स में इनिशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, उसके बाद फोर व्हीलर्स आने ही हैं। सब्सिडियरीज भी हैं इस कंपनी के जापान में, फीएम इंडस्ट्रीज जापान बोल के इटली में, जहाँ बेसिकली रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ऑफिस है इसका। एक जॉइंट वेंचर भी है इसका एक हांगकॉन्ग की कंपनी के साथ। जो प्रेजेंस है इसका मोस्टली इंडिया में है, उसके बाद इटाली, हांगकॉन्ग एंड जापान में भी है। बेसिकली इनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो इंडिया बेस्ड ज़्यादा हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिज़ाइन सेंटर्स इनका जैसे आप देख सकते हैं इटली में भी है, ऑफिस इसका दिल्ली में है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं ऑटो एलईडी लैम्प की जो जर्नी है वो काफ़ी पावरफुल रही है। आप देखिए जैसे 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 ईयर जा रहा है वैसे वैसे इसके जो क्लाइंट बेस है वो बढ़ रहा है। और क्लाइंट बेस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक क्लाइंट ने एक सामान खरीद लिया उसके बाद वो दोबारा आएगा या नहीं, वो कोई पता नहीं है, बट जो भी क्लाइंट बनता है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड परचेजेस होते हैं, क्योंकि जो भी सॉल्यूशन होता है या जो भी प्रोडक्ट होता है वो कस्टमाइज्ड होता है। ऑब्वियसली सेम एलईडी लाइट आप रॉयल एनफील्ड में नहीं लगा सकते या फिर यामाहा के किसी बाइक में नहीं लगा सकते, सब में अलग अलग यूज़ होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमाइज होते हैं, तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन कंपनीज़ के। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रेवेन्यूज़ है क्लाइंट बनने से फ्यूचर में रेवेन्यूज़ बढ़ने का काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो जाता है, क्योंकि रिपीटेड परचेजेस होंगी ओवर टाइम। एडवांटेज इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई कर रही है अभी रिसेंट में, और अभी कॉस्ट सेविंग पे अच्छा खासा फोकस है। जो स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसमें एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, काफ़ी सारे फोकस की वजह से इनका कॉस्ट कम हो रहा है। ये अपने देखेंगे फाइनेंशियल्स में भी कि कैसे कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रही है। और जो इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस है वहाँ कहीं ना कहीं जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फीएम इज़ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन वर्किंग विद ऑल मेजर ईवी ओईएम्स इन इंडिया। तो इस वजह से मुझे लगता है फ्यूचर इस कंपनी का बहुत ब्राइट लग रहा है। ये एक्कोलेट्स हैं या अवार्ड्स हैं जो इस कंपनी को मिल रहे हैं, टीवीएस मोटर से अवार्ड मिला, यामाहा से मिला, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कंपनी को मिले हैं। और ये एलईडी डिस्प्ले सिस्टम जैसे आप देख सकते हैं ट्रेन्स में, बसेस में
और जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, उस पर इस कंपनी का अच्छा खासा काम हो रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल्स देखते हैं। ये अभी इसका शेयर प्राइस 1303 का चल रहा है। मार्केट कैप सिर्फ 1700 करोड़ का है, तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप है, रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मेरे बोलने पे नहीं, आप खुद अपनी स्टडी करके इन्वेस्ट करें, एंड स्पेसिफिकली किस प्राइस में एंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग बस इस कंपनी का नाम देख लेंगे और बस सोचेंगे चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, बट बहुत ज़रूरी है जो मैं आगे बोलने वाला हूँ कि टेक्निकल्स में इस कंपनी को कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, किस प्राइस पे बाई करना ज़रूरी रहेगा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20.6% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.5% है। बट कहीं ना कहीं ये रिटर्न्स जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा, कॉस्ट कटिंग होगी, ये रिटर्न्स बढ़ने वाले हैं। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 1 का है, तो यहाँ ओवरऑल रीजनेबली प्राइस्ड है, स्पेसिफिकली ग्रोथ को देखते हुए। सेल्स अपने देखते हैं कि लास्ट फ्यू क्वार्टर्स तो ऑब्वियसली कोविड बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड था, ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन था, बट अभी रिसेंट में ऐसा लग रहा है कि कंपनी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, सेल्स इतनी इंक्रीज़ नहीं हुए, बट नेट प्रॉफिट जून 2019 में 13 करोड़ का था, जो बढ़ के मार्च 2022 में 34 करोड़ का हो गया है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग अच्छी खासी हो रही है। ये कंपनी को देख कर ऐसा लग रहा है कि कंपनी एफिशिएंसीज पे अच्छा खासा ध्यान दे रही है। ओवरऑल ईयरली ग्रोथ भी रीजनेबल था, बट उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं था। बट फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बहुत स्पीड से ग्रो कर सकती है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉमन प्लेस हो रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो लगातार इस कंपनी ने कम किया है। जो डेट की परसेंटेज है ओवरऑल टोटल एसेट्स में या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो काफ़ी अभी कम हो गया है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट लग रही है कंपनी की। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, कांस्टेंट रहा है, 66.56% का प्रोमोटर्स का स्टेक है। एंड ये जो प्रोमोटर स्टेक है ये मोस्टली जैन फैमिली होल्ड करती है, बेसिकली हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर उनका ही है। उसके बाद FIIs की भी ठीक ठाक होल्डिंग है, एंड रिसेंट में लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद टेक्निकल्स अगर देखते हैं, लास्ट फ्यू डेज से आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है ये, तो इस वजह से मुझे भी मौका नहीं मिला स्टॉक को खरीदने का। एंड दूसरा, मैं भी डिटेल में स्टडी नहीं कर पाया था, आज ही मैंने स्टडी किया है। एंड अभी जैसे आप देख सकते हैं ये अपने सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी खरीदना थोड़ा सा रिस्की साइड पे हो जाता है। एंड मार्केट्स अगर डिप करते हैं तो कहीं ना कहीं मिन रिवर्सन की वजह से ये कंपनी में ज़्यादा डिप आ सकता है। तो मैं पर्सनली इसको अपने इसके 200 डे मूविंग एवरेज या एटलीस्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास लेना चाहूँगा, जो अराउंड इसका 20 डे अराउंड 1100 के आसपास है। बट जस्ट इन केस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, तो मे बी अगर वो नहीं आता है तो सपोर्ट इसका है, सपोर्ट भी इसका 1100 के पास ही है। तो स्टिल उतना प्राइस गिरने का चांसेस कम लग रहा है, तो इसमें बेस्ट ये रहेगा कि आप बाय ऑन डिप्स करिए। जब भी इसमें 3-4% की गिरावट आए तब आप बाय कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार में ना बाय करें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें, जिससे क्या होगा कि अगर डिप पाए तो आप एवरेजिंग करने का मौका मिले। एंड ऑब्वियसली स्मॉल कैप है तो अपना रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपेटाइट देख लीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि मैंने बोल दिया उसके बाद आप लोग इन्वेस्ट करें हैं। पर्सनली देखिए, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं लेने वाला हूँ ये बता रहा हूँ, उस पर आप लेंगे या नहीं वो आपका डिसीजन है। बाद में ये मत भूलिएगा कि आपने ये कंपनी बताई थी ये स्टॉक गिर रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट्स गिरेंगे तो कोई कंपनी नहीं बचेगी, एंड जो कंपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाती है वो कई दिन तक रेजिस्ट करती है, बट उसके बाद एक बार में डिप भी आ जाता है, क्योंकि मीन रिवर्सन होता ही है। तो ऑब्वियसली, और लास्ट में मैं किस प्राइस पे कब बाय कर रहा हूँ, ये बेसिकली जो मेरा अभी मैंने रिसेंटली इनफैक्ट आज ही व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, सिर्फ और सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए एक क्लोज कम्युनिटी क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ बेसिकली जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है लर्निंग के ऊपर, वो इस चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। ज्वाइन बटन पे एक्सप्लोर करके, ज्वाइन बटन क्लिक करके, एंड वहाँ पे मेरा जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे है। आप टिप्स वगैरह अगर सोच के ज्वाइन कर रहे हैं चैनल मेंबरशिप तो प्लीज़ मत करिएगा। और जस्ट इन केस आप सोचते हैं कि बहुत लॉन्ग जर्नी है, ये लर्निंग पे ही अर्निंग होगी, तो आप फोकस कर सकते हैं। लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज़ अपने एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।